समरीन ने अनाया को नशीली दवाई पिला दी थी ताकि वो शर्जील के करीब ना जा सके, लेकिन नशा अनाया के दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुका था। वो बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन बहकने लगा था। आज तक वो शर्जील के करीब नहीं गई थी और ना ही शर्जील को अपने पास आने दिया था, क्योंकि शर्जील की मस्कुलर बॉडी देखकर वो डर जाया करती थी। लेकिन आज जब शर्जील कमरे में आया तो नशे में अनाया शर्जील को चूमती जा रही थी और शर्जील अपने जज्बातों पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि अनाया अपने हाथों से उसकी शर्ट खींच चुकी थी। अनाया, तुम मुझे खुद मजबूर कर रही हो। अब शर्जील अपने सब्र का बांध तोड़ता हुआ उसकी कमर पर हाथ रखे उस पर साया बनकर छा गया था। उसकी शिद्दतों के आगे अनाया नशे में भी दर्द से करा रही थी, लेकिन शर्जील की चाहत और भी बढ़ती जा रही थी। समरीन खान का इकलौता बेटा शर्जील खान, जिसे लेकर समरीन जी ने काफ़ी सपने सजा रखे थे, और सपने सजाती भी क्यों ना, शर्जील किसी हीरो से कम थोड़ी था। उसकी खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और समरीन का इरादा था कि वो अपने शर्जील के लिए एक चांद सी लड़की लेकर आएंगी, जिसका बैकग्राउंड भी खूब अच्छा हो। लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया, समरीन खुद अपने ही जाल में फंस चुकी थी। अनाया, जो कहने को तो समरीन की सहेली की बेटी थी, लेकिन ऐसे हालात पैदा हुए कि शर्जील और अनाया का निकाह करवाना पड़ा। लेकिन दोनों अभी तक सुहागरात मनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। समरीन ने दोनों को इतना मौका ही नहीं दिया था, और आज जब उसे एक नाइट पार्टी में जाना पड़ा तो दोनों को अलग रखने के इरादे से वो अनाया को नशीली दवाई पूरी रात के लिए सुलाकर जाना चाहती थी। ऐसा करती हूँ, दूध में नशे की दवाई डालकर अनाया को दे देती हूँ, वो आराम से सो जाएगी। एक ही गोली रात भर उसके सोए रहने के लिए काफ़ी होगी। सुबह तक मैं भी वापस आ जाऊंगी, फिर खतरा टल जाएगा। समरीन चाय बनाते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। आज उसे एक बहुत ज़रूरी पार्टी में जाना था। अनाया को शर्जील के पास अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इतने दिनों से वो उन दोनों की रखवाली कर रही थी कि कहीं दोनों एक दूसरे के करीब ना हो जाएं। उसने एक मिनट के लिए भी दोनों को अकेला नहीं छोड़ा था, मगर अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। आज की पार्टी वो किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकती थी। अनाया उसके साथ जाने के लिए कभी भी रजामंद नहीं होती, वरना वो अनाया को साथ ले जाती। और जिस तरह की गेट टुगेदर में वो जा रही थी, वो अनाया से छुपी रहे तो ज़्यादा बेहतर था। मगर अनाया से खतरा उन्हें वैसे ही था जैसे पहले दिन से था। इसीलिए उसने अनाया की चाय में नींद की गोली मिला दी। कहीं ऐसा न हो कि एक गोली कम पड़ जाए। चाय का कप अनाया के कमरे की तरफ ले जाते हुए वो अचानक पलटी थी और फिर एक और गोली उसकी चाय में मिक्स कर दी, और फिर जीत की मुस्कान चेहरे पर सजाए कप लेकर अनाया के कमरे की ओर बढ़ गई। अनाया अपने मोबाइल पर बिजी थी जब प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया। अनाया को बाकी चाय की तलब महसूस हो रही थी। थैंक यू आंटी सो मच। आपको कैसे पता चला मुझे चाय पीनी है? अरे मेरी बेटी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मुझे पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। कहते हुए उसने चाय का कप उठा लिया और समरीन के सामने ही चाय का कप अपने होठों से लगा लिया। अनाया को चाय देने के बाद वो शर्जील के कमरे में आई और कहने लगी, शर्जील बेटा, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ जहाँ पर NGOs अलग अलग काम के डिटेल्स के बारे में बात करेंगी। घर का ध्यान रखना। अनाया अपने कमरे में सो रही है, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगी। समरीन की बात सुनकर शर्जील ने हामी में सिर हिलाया। वो लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। कुछ वक्त बाद समरीन तैयार होकर पार्टी में चली गई, जबकि अनाया और शर्जील घर पर अकेले रह गए थे। अनाया अपने कमरे में थी। जब से उसने चाय पी थी उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया था। चक्कर आते हुए महसूस हो रहे थे। अपने होश को वो बमुश्किल संभाल रही थी, मगर फिर से उसकी सोचें बिखर जाती। दिमाग गोल गोल घूमने लगा। आंखों के सामने सतरंगी बुलबुलें उड़ते हुए दिखाई देने लगे। सिर और गर्दन में भी दर्द होना शुरू हो चुका था। वो सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। न जाने उसे क्या हो रहा था। वो कुछ देर आराम करने के लिए बेड पर लेटी, मगर सिर में उठते दर्द ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। उसने आज से पहले कभी भी किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया था, ना ही कोई स्लीपिंग पिल्स ली थी, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन में आई और वहां से जूस का एक गिलास पिया। सिर दर्द कुछ कम हुआ था, मगर उसके रहे सहे होश भी जाते रहे। मन में कुछ अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। दिल एक अलग ही लय पर धड़कने लगा था।
उसी पल शर्जील भी अपने कमरे से बाहर आया। उसने किचन के सिंक में आकर कप रखा और चुपचाप मुड़कर जाने लगा। हालांकि उसने किचन में अनाया को खड़े देख लिया था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसके करीब जाने या उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। उल्टा कुछ पता नहीं था कि डर के मारे उसकी तबीयत खराब हो जाती, और इस वक्त तो समरीन भी घर पर नहीं थी। इसलिए शर्जील कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसे इग्नोर करके अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने फ्रिज खोला था ताकि पानी की बोतल भी साथ लेकर जाए। चोरी चोरी निगाहों से वो अनाया को भी देख लेता था, जो उस पर नजरें जमाए खड़ी थी। शर्जील को अपने सामने देखकर अनाया का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। खुद ब खुद उसका मन शर्जील की बाहों के लिए मचलने लगा। उसके चौड़े कंधे, मजबूत बॉडी अनाया को अपनी ओर खींचने लगी। अनाया ने मदहोश निगाहों से उसकी ओर देखा। उसकी मस्कुलर बॉडी जिसे देखकर पहले वो डर जाया करती थी, लेकिन आज उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो कितना ताकतवर और मजबूत कदकाठी का मर्द था। शर्जील तो किसी भी लड़की का आइडियल था, ख्वाब हो सकता था। अनाया ने शर्जील के उभरे हुए मसल्स पर निगाहें गड़ाते हुए सोचा। वो 2 कदम चलते हुए शर्जील के करीब आई। शर्जील पानी की बोतल लेकर घूमा तो अनाया से टकराते टकराते बचा। आर यू ओके? उसने हैरानी से अनाया की आंखों में देखते हुए पूछा। आज उसके चेहरे के रंग कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। आंखों में छाया मदहोशी का रंग शर्जील ने भी नोट कर लिया था, और अनाया तो बस मदहोशी से उसकी घनी मूंछों के नीचे हिलते गुलाबी होठों को देख रही थी। उसका जी चाहा आगे बढ़कर उसके उन नरम गुदाज होठों को छू ले और उसकी मजबूत सीने से लिपट जाए। अनाया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? अनाया की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर शर्जील ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने हड़बड़ाकर कहा। तो जाओ, कमरे में जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। शर्जील गहरा सांस लेते हुए पानी की बोतल लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया था, लेकिन अनाया अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, और फिर कुछ ही देर बाद वो शर्जील के कमरे में मौजूद थी। शर्जील अनाया को अपने सामने देखकर एकदम से हड़बड़ाया था। कमरे में आने के बाद उसने शर्ट उतार दी थी और इस वक्त वो ब्लैक सैंडो में था। उसकी मस्कुलर बॉडी ब्लैक सैंडो में और भी ज़्यादा उभर रही थी। क्या बात है अनाया, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उसे अपने कमरे में दाखिल होते देख शर्जील ने फौरन पूछा। अनाया कभी भी बिना वजह उसके सामने नहीं आती थी, और उसके कमरे में तो कभी भी नहीं आई थी। 1-2 बार शर्जील उसके करीब भी हुआ था, मगर अनाया उससे डरती थी, इसीलिए उसने फौरन खुद को उससे दूर कर लिया था। जबकि उनके बीच मौजूद रिश्ते की नाजुकता से वो दोनों ही भली भांति परिचित थे, मगर इसके बावजूद अनाया ने अपनी तरफ से हदें तय कर रखी थी और शर्जील पर रोक लगाई हुई थी। वो दोनों ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। अब अनाया की मौजूदगी उसके कमरे में शर्जील के लिए काफ़ी हैरानी का कारण थी। शर्जील की बात सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। शर्जील को वो अपने होश में नहीं लगी। उसका अंदाज अजीब सा बहका हुआ सा था। वो फौरन उठकर उसके पास आया। उसने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो, मगर एकदम से ही अनाया उसके गले लग गई। अपनी नाजुक बाहों का घेरा उसकी कमर के गिर्द बनाए अनाया उसके सीने पर सिर रखे गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जबकि शर्जील तो उस एक लम्हे में ही सन्न रह गया। नरम नाजुक बदन शर्जील के मजबूत सीने से टकराया तो एक स्पार्क हुआ था शर्जील के पूरे बदन में। नरम गुदाज धड़कनें शर्जील को अपने सीने पर महसूस हो रही थीं और उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। धड़कनें तो अनाया के दिल की भी तेज हो रही थीं। दोनों की धड़कनें एक दूसरे के साथ मिलकर जोरों से धड़क रही थीं। कहाँ उसने कभी अनाया का हाथ भी नहीं पकड़ा था, और अब वो आकर उसके गले लग गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो बार बार अपने होंठ शर्जील के सीने पर रख रही थी। एसी होने के बावजूद शर्जील के माथे पर पसीना आ गया था। उसने नरमी से अनाया को दोनों कंधों से पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर अनाया शायद इस बात का बुरा मान गई थी और इसलिए मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नशे की वजह से गुलाबी हो रही थीं और जोर से फिर उसके गले लग गई। शर्जील के लिए हर लम्हा खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था, इसीलिए वो बार बार उसे खुद से दूर झटक रहा था। अनाया, होश में आओ, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बेबसी की आखिरी हद पर था। उसका मन कर रहा था इस नाजुक वजूद को अपने बाहों में समेट ले और उसे अपना हक वसूल कर ले, उसके खूबसूरत वजूद पर अपने प्यार की मोहर लगा दे। लेकिन अनाया की हालत भी वो समझ रहा था।
उसे अंदाजा था कि अनाया होश में नहीं है और अनाया की बेहोशी की हालत में वो उसके साथ कोई ऐसा गलत कदम उठाना नहीं चाहता था। लेकिन अनाया उसके सब्र को आजमा रही थी, क्योंकि अनाया के नरम स्पर्श के एहसास पर उसका अंग अंग मचलने लगा था। उसका दिल बगावत करने लगा। भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ अपनी माँ से किए गए वादे को, भूल जाओ अनाया की लगाई हुई हदों को और आज सारी हदें पार कर दो। इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत कर लो। लेकिन दिमाग कहता, नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार और करो, अभी सही समय नहीं है। जो नशा समरीन अनाया को शर्जील से दूर रखने के लिए देकर गई थी, अब वही नशा अनाया के सिर चढ़कर बोल रहा था। वो बेहोश तो नहीं हुई मगर बहक जरूर गई थी और अब शर्जील के वजूद में घुसते हुए उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो नशे में पूरी तरह धुत थी और शर्जील के साथ अपने सारे फासले मिटा देना चाहती थी। इससे पहले तो वो खुद ही शर्जील से दूर जाने के बहाने ढूंढा करती थी और उससे छुपती फिरा करती थी कि कहीं वो उसके करीब आकर उससे अपना हक ना मांग ले। क्या बात है, मैं जितना तुम्हारे करीब आ रही हूँ तुम उतना ही मुझसे दूर होते जा रहे हो। यहाँ आओ ना प्लीज। अनाया ने शर्जील की बनियान की स्ट्रिप पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा था, जबकि शर्जील सक पकाते हुए एक बार फिर से दूर हुआ। अनाया ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें कहा है फौरन मेरे पास आओ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? वो मुंह बनाते हुए बोल रही थी। उसका चेहरा इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि इस वक्त नशे की हालत में उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो रहा था, जबकि शर्जील उस वक्त बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। वो जितना अनाया को खुद से दूर झटकने की कोशिश कर रहा था, अनाया उतना ही उसके वजूद में घुसी जा रही थी। उसने झटके से शर्जील की बनियान से पकड़कर अपनी ओर खींचा था और अब उसके सीने पर बार बार अपने होंठ रखकर उसके जज्बातों को उभार रही थी। और आखिरकार शर्जील के लिए खुद पर बंद बांधना बेहद मुश्किल हो गया था। बेखुद होते हुए उसने अपने दोनों हाथ अनाया की कमर पर रखे थे। अनाया, तुमने ही मुझे मजबूर किया है अपने करीब आने पर। अब मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त करना और शिकायत मत करना। ये कहते हुए शर्जील ने अनाया को एकदम खींचकर अपने करीब किया था और उसकी कमर में अपनी दोनों बाहें डालते हुए अपनी बाहों का घेरा उसके इर्द गिर्द मजबूत कर दिया। शर्जील अनाया पर पूरी तरह साया बन गया था और उसके चेहरे पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था। शर्जील की जरा सी कुर्बत मिलते ही अनाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को शर्जील के हवाले कर दिया। वो पूरी तरह से अब शर्जील के भरोसे पर थी, जो उसे अपनी मोहब्बत की गर्माहट में भिगो रहा था। शर्जील के करीब रहकर अनाया को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अनाया ने धीरे से अपना सर शर्जील के कंधे पर रख दिया था, जबकि शर्जील ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और फिर उसकी पीठ के पीछे बंधी डोरियों को खोलते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने अनाया को बहुत नरमी से बिस्तर पर लिटाया। अनाया का चेहरा हल्की सी शर्म और भरोसे से दमक रहा था और उसकी मौजूदगी पूरे कमरे में खामोश सी मोहब्बत भर रही थी। उसके कंधे पर बहुत ही खूबसूरत तिल था। शर्जील का दिल बेख्तियार उस तिल को छूने के लिए किया और दिल की सदा पर हाँ कहते हुए शर्जील ने अपने सुलगते होंठ अनाया के कंधे पर रख दिए। अनाया के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। शर्जील की बाहों के हिसार में वो मचल उठी और अपने दोनों हाथों से शर्जील को कंधों से पकड़कर और भी अपने ज़्यादा करीब कर लिया। शर्जील ने अपना चेहरा अनाया के बालों में छुपा दिया। शर्जील की हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी अनाया की गर्दन पर चुभ रही थी, जो उसे सुरूर का गहरा एहसास दिला रही थी। वो और भी मदहोश होती जा रही थी। शर्जील खुद भी अनाया के हुस्न में खोता जा रहा था। वो बहुत मासूम और नाजुक सी थी। उसके गुदाज वजूद को अपनी बाहों में लिए उसकी गर्दन, कंधों, चेहरे और कानों पर अपना स्पर्श छोड़ते हुए शर्जील को एकदम से एहसास हुआ कि उसने इतने दिनों तक अनाया से दूर रहकर गलती कर दी। मगर इससे पहले अनाया भी उसे अपने करीब आने कब देती थी। अगर वो कभी करीब होने की कोशिश भी करता तो अनाया उससे दूर भाग जाती थी। वो शर्जील की मस्कुलर बॉडी और ताकत देखकर उससे बेहद डरती थी, क्योंकि अनाया खुद बहुत नरम नाजुक सी थी। शर्जील के सामने तो बिल्कुल छोटी सी लगती थी। दोनों की उम्रों में भी करीब 8 साल का फ़र्क था और फिर दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे, इसीलिए वो शर्जील के सामने छुपती फिरती थी। मगर आज अनाया ने खुद उसके करीब आकर उसके जब्त के सारे बंधन तोड़ दिए थे। अनाया ने आज अपनी शामत खुद बुला ली थी।
सोए हुए शेर को खुद जगा चुकी थी और अब उस पर काबू पाना मुश्किल था। जज्बातों की शिद्दत जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो शर्जील ने अपने दांत हल्के से अनाया के कंधे में मीठे मीठे दर्द का एहसास होते ही अनाया सिसक उठी थी, जबकि शर्जील ने पीछे होकर अनाया के कंधे पर पड़ा हुआ लाल निशान देखा। दूध जैसी कोमल त्वचा पर लाल निशान एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। अनाया के वजूद को हर पर्दे से आज़ाद करते हुए शर्जील उसके करीब हो गया और उसके होठों को अपने भावुक स्पर्श से भिगोने लगा। उसने खुद को और अनाया को एक आत्मिक बंधन में बांध दिया। शर्जील के लिए ये रात एक हसीन ख्वाब जैसी थी, जबकि अनाया थकान और मीठे मीठे दर्द के साए में थी। रात के करीब 3 बजे जब शर्जील की रफ्तार में ठहराव आया तो उसने अनाया को बेहद नरमी से अपनी बाहों में उठाया। उसका सिर शर्जील के सीने पर था और आंखें अधमुदी थीं। नशे की हालत में तो कुछ होश में और कुछ बेखुदी में अनाया ने धीमे से शर्जील की बनियान पकड़ी हुई थी और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है शर्जील, तुम्हारे सीने की ये धड़कनें ये मुझे लोरी जैसी लगती हैं। उसकी आवाज़ में मासूमियत भी थी और एक अजीब सी मिठास भी। फिर वो हल्का सा हंसी। नशीली नशीली सी उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे खुद से कोई राज कह रही हो। शर्जील, तुम ना मुझे चांद जैसे लगते हो, बस थोड़ा ज़्यादा पास आ जाते हो। उसने आंखें मूंदी और उसके गले से लग गई और शर्जील ने अपने होठों से उसके मासूम से चेहरे को छू लिया। अनाया को पाकर जैसे आज वो पूरा हो चुका था। उसे बेड पर लेटाकर शर्जील ने अलमारी से एक मुलायम से कपड़े निकाले और बहुत सहेज कर उसके कपड़े बदल दिए। वो अभी उसी नशे में बहकती जा रही थी। तुम मेरी रूह में समा गए हो, अब जाओगे तो नहीं ना मुझे छोड़कर? उसका हाथ अब भी शर्जील की उंगलियों को थामे हुए था। शर्जील ने उसे बिस्तर पर लिटाया, प्यार से कंबल उड़ाया और उसके माथे पर एक नरम सा प्यार दिया। कभी नहीं मेरी जान, ये साथ पूरी जिंदगी के लिए है। उसने उसके हाथ को थाम कर वादा किया था। अनाया अब भी पूरी तरह नशे में थी। नशे में डूबी उस रात उसने वो कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शर्जील उठने लगा तो अनाया ने दोबारा से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। मत जाओ ना शर्जील, मुझे अकेला छोड़कर। उसका ये मासूम सा अंदाज देखकर शर्जील अपने व्यवहार को लेकर अब पछताने लगा था। जब वो अनाया के पास आया था तब उसे अच्छे से इस बात का एहसास हो चुका था कि वो पूरी तरह होश में नहीं है। फिर भी उसने उस परिस्थिति में भी उसका साथ पाने की भूल कर दी। अब धीरे धीरे अनाया पूरी तरह नींद की आगोश में चली गई थी। खुद को दोषी मानते हुए शर्जील अपने कमरे में आया। वो सोने ही वाला था कि जैसे ही उसने कंबल को सीधा किया, उसकी नज़र बिस्तर की चादर पर पड़ी। चादर पर धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उसके भीतर एक हलचल सी मच गई। अनाया ने पहली बार किसी मर्द को खुद के इतना करीब आने दिया था, और वो मर्द कोई और नहीं बल्कि खुद शर्जील था। ये सोचकर उसे कुछ पल के लिए सुखद एहसास हुआ था, लेकिन फिर उसे चिंता सताने लगी। अगर अनाया के लिए ये पहला अनुभव था तो निश्चित ही उसे बहुत तकलीफ हुई होगी, और उसने उस समय अनाया के दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। अब उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। उसने चुपचाप चादर बदली और पुरानी चादर को उन कपड़ों के साथ बांध दिया जो धुलाई के लिए रखे गए थे। वो कपड़े पहले से तय स्थान पर रखे थे और अब कोई उन्हें खोलकर देखने वाला नहीं था। इस बात से उसे थोड़ी राहत मिली थी। फिर वो कमरे में लौटकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका मन अब भी अनाया की निकटता को तरस रहा था। उसे लग रहा था काश वो उसे अपनी बाहों में लेकर चैन से सो पाता, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं था। सुबह होने को थी और वो नहीं चाहता था कि कोई ये जान पाए कि वो और अनाया एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। उसे ये चिंता भी सता रही थी कि कहीं अनाया खुद ही ये बात किसी को बता ना दे। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि अगर अनाया कुछ कहती है तो उनका आपसी संबंध ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे के लिए जायज़ थे, पति पत्नी थे, चाहे कोई उसे स्वीकार करे या नहीं। इन्हीं उलझनों में डूबा हुआ शर्जील कब नींद की आगोश में चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। समरीन जब घर में आई तो सबसे पहले वो शर्जील के कमरे की ओर गई। शर्जील बिस्तर पर सो रहा था। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली और फिर पलटकर अनाया के कमरे की ओर चली गई। अनाया भी कमरे में गहरी नींद में बेसुध सो रही थी। उसका पूरा शरीर कंबल से ढका हुआ था और वो पूरी तरह नींद में डूबी हुई थी। चेहरे पर हल्की पीड़ा के भाव थे, मगर लाइट बंद होने की वजह से समरीन उन्हें देख नहीं पाई।
समरीन संतुष्ट होती हुई अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी योजना सफल हो गई थी और अब उसे रात की होने वाली पार्टियों में शामिल होने का रास्ता भी मिल गया था। वो अनाया की वजह से नाइट पार्टीज में नहीं जा पाती थी, क्योंकि शर्जील और अनाया तब घर में अकेले होते थे और वो नहीं चाहती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में दोनों को एक दूसरे के करीब आने का कोई मौका मिले। उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता था कि वो अपनी पसंदीदा नाइट पार्टीज में नहीं जा पाती थी, मगर ये उसकी मजबूरी थी। वो किसी भी हाल में शर्जील और अनाया के बीच कोई नज़दीकी नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे ये तरीका मिल चुका था। उसने सोच लिया था कि वो आगे भी अनाया को नींद की गोलियां देकर सुला दिया करेगी और आराम से किसी भी पार्टी में चली जाया करेगी। उसे शर्जील की नेचर का तो अच्छे से अंदाजा था। वो कभी भी अनाया की मर्जी के बिना उसके करीब नहीं जाता, और जब अनाया को होश ही नहीं होता तो उनके बीच कोई नज़दीकियां नहीं बढ़ेंगी। अपनी सोच पर खुद को शाबाशी देती हुई समरीन कंबल में घुस गई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में डूब गई थी, ये जाने बिना कि अब उसकी सारी योजनाओं का कोई अर्थ नहीं बचा था, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका था। अनाया और शर्जील एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे और अब दोनों के दिलों में इस रिश्ते की अहमियत पनप चुकी थी। अब वे हर मुश्किल को पार कर एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे थे। अगले दिन जब अनाया की आंख खुली तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसे उठकर बैठना भी मुश्किल लग रहा था। कमर और पैरों में ऐसा दर्द था जो उसकी सहन शक्ति से बाहर था। उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पिछली रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश की तो अचानक कई धुंधले लेकिन असरदार दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गए। वो खुद से सवाल करने लगी, पता नहीं मैंने कोई सपना देखा था या फिर ये सब सच में हुआ था। वो भीतर से उलझी हुई थी। उसकी हालत बहुत नाजुक हो रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई। गर्दन पर हल्के लाल निशान कुछ और ही कहानी बता रहे थे, और जैसे ही उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली वो चौंक गई थी। कल उसने जो कपड़े पहने थे वे अब उसके शरीर पर नहीं थे, किसी ने उसके कपड़े बदल दिए थे। वो खुद को बेहद थका हुआ और कमज़ोर भी महसूस कर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, मानो उसकी रूह भी किसी के स्पर्श से महक रही हो। उसके पूरे वजूद से शर्जील की नज़दीकी की छाप साफ झलक रही थी, मगर फिर भी कोई घटना स्पष्ट रूप से उसे याद नहीं आ पा रही थी। वो शर्जील को पसंद करती थी, लेकिन अब तो शायद उससे मोहब्बत भी करने लगी थी, मगर फिर भी हर बार उसने खुद को उसके करीब जाने से रोक लिया था, जबकि दोनों के बीच एक वैध रिश्ता मौजूद था। और शर्जील की आंखों में उसने कई बार अपने लिए एक गहरी चाहत महसूस की थी, पर उसकी ताकतवर काठी और गंभीर व्यक्तित्व को देखकर अनाया के भीतर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसके जज्बातों का खुलकर जवाब दे सके। ऊपर से समरीन का व्यवहार भी उसके लिए किसी डर से कम नहीं था। बस इसीलिए वो हमेशा शर्जील से एक दूरी बना रखती थी। उसका दिल लाख बार बार उससे मिलने को मचलता था, लेकिन वो अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर देती थी। वो एक हकीकत को समझने वाली लड़की थी और उसे कल्पनाओं से ज़्यादा सच्चाई की ज़मीन पर जीना अच्छा लगता था। उसने सोचा कि ठंडे पानी से नहा ले, उसके बाद शायद वो थोड़ा सा ताज़ा महसूस करेगी। ये सोचते हुए वो वॉशरूम में चली गई, लेकिन जैसे ही वहाँ उसने अपने अपने कपड़े देखे वो बुरी तरह से चौंक गई थी। उसने जल्दी से पर्दे खींचे और जब अपने कपड़े उतारे तो अनायास ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को आखिर हुआ क्या था। दिमाग एकदम सुन्न होने लगा। उसे इतना तो याद था कि वो रात को जूस पीने के लिए किचन में गई थी और फिर लिविंग रूम में भी बैठ गई थी। तभी शर्जील वहाँ आया था और वो उठकर उसकी तरफ बढ़ी थी। उसके बाद की घटना उसे ठीक से याद नहीं थी, लेकिन कमरे की कुछ कुछ बातें उसके दिमाग में तैर रही थीं। जब शर्जील उसके बेहद करीब हुआ था और वो दर्द की तीव्रताओं से सिसक रही थी, उसे रोकने की भी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। पहले तो उसने इन सब बातों को एक बुरा सपना समझा था, मगर अपने शरीर के दर्द और कपड़ों की हालत देखकर वो ये समझ चुकी थी कि रात को उसके और शर्जील के बीच हर दूरी मिट चुकी थी। मगर ये सब उसकी बेहोशी और नासमझी की हालत में हुआ था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, होश पूरी तरह साथ नहीं दे रहे थे, और इसी बात का शर्जील ने फ़ायदा उठाया था। एक तेज गुस्से की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं तो इतने दिनों से शर्जील को एक अच्छा इंसान समझ रही थी,
मगर यह भी एक आम मर्द निकला जिसने मेरी लाचारी का फ़ायदा उठाया। अनाया बड़बड़ा रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अगर समरीन को यह सब पता चल जाता कि उसकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है तो वो सारा दोष उसी पर डाल देती। शर्जील ने उसे बहुत बुरी तरह फंसा दिया था। अब तो वो बोलने के भी लायक नहीं बची थी। जितने दिन से वो शराफत का दिखावा करता रहा, अकेले पाकर उसने उस नकाब को भी उतार फेंका था। वो मन ही मन अब शर्जील से बुरी तरह नाराज होती जा रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात को वो खुद ही शर्जील के करीब गई थी और अनजाने में उसे अपने पास आने के लिए उकसाया था। काफ़ी देर तक रोने के बाद उसने ठंडे पानी से नहाने का फैसला किया। नहाते समय जब उसने अपने शरीर पर पड़े निशानों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि रात को शर्जील ने कितनी तीव्रता से उसके शरीर को छुआ और अपनी शिद्दतों से उसे निढाल कर दिया था। ठंडे पानी के शावर से उसे थोड़ी राहत मिली थी। वो अलमारी की तरफ बढ़ी और वहाँ से एक बंद गले वाला सूट निकाल लाई और उसे पहन लिया ताकि कोई निशान न दिखे। नीचे आने पर उसे शर्जील कहीं भी दिखाई नहीं दिया और समरीन के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, जिसका मतलब था कि वो रात के किसी समय लौट आई थी और अब अपने कमरे में सो रही थी। अनाया ने चुपचाप एक कप चाय पी और कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी। इस वक्त वो ना तो शर्जील और ना ही समरीन से कोई सामना करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी ख़राब तबीयत की भी परवाह नहीं की। अनाया समरीन की दोस्त फरीहा की बेटी थी। फरीहा और समरीन कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे की सहेलियां थीं। फरीहा बेहद सुंदर और अमीर घराने से संबंध रखती थी, जबकि समरीन एक मध्य वर्गीय परिवार से थी। समरीन की रंगत सांवली थी, मगर उसके तीखे नए नक्श उसे बहुत खूबसूरत बनाते थे। सुंदरता में समरीन भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फरीहा की गोरी रंगत से भीतर ही भीतर जलती थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि समरीन जिस लड़के को पसंद करती थी उसने ये कहकर समरीन को रिजेक्ट कर दिया कि वो फरीहा को पसंद करता है। और फिर समरीन को यही लगा कि उसकी गोरी रंगत की वजह से उसका प्यार उसे मिल न सका। हालांकि फरीहा ने उस लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखती थी। फरीहा एक सच्चे दिल वाली और नेक स्वभाव की लड़की थी। अपनी इसी अच्छी सोच के चलते फरीहा ने समरीन को अपनी सहेली बनाया था। पूरे कॉलेज में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि बाहर से मजबूत दिखने वाला ये रिश्ता अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ था, और ये सब केवल और केवल समरीन की ओर से ही था। अगर फरीहा अमीर न होती और अपनी दौलत दिल खोल कर समरीन पर न लुटाती तो शायद समरीन कभी उसे दोस्ती न रखती। 6 साल दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और फिर फरीहा की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई। वहीं समरीन की भी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। शुरुआत में दोनों के बीच संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे जीवन की समस्याएं हावी होती चली गईं और दोनों का रिश्ता एकदम से ठंडा पड़ गया। समरीन का एक ही बेटा था, शर्जील, जबकि फरीहा के 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा अजहान, बेटी अनाया और उससे छोटा बेटा बजीहा। दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त और संतुष्ट थीं। कई वर्षों बाद जब फरीहा कभी कभार भारत आती तब भी समरीन की मुलाकात नहीं हो पाती थी, क्योंकि समरीन ने घर बदल लिया था, पुराने नंबर खो गए थे और फरीहा को नए पते की कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह सालों गुजरते चले गए और बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन मार्केट में अचानक फरीहा और समरीन का आमना सामना हो गया। अब तक समरीन भी अपने दिल की सारी ईर्ष्या और पुरानी भावनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी, बल्कि वो तो फरीहा के बारे में लगभग भूल चुकी थी। जब फरीहा ने अचानक उसका नाम पुकारा तो दोनों खुशी से गले मिली और एक दूसरे की ज़िंदगी की बातें करने लगीं। उस दिन शॉपिंग को छोड़कर वे आइसक्रीम पार्लर में बैठ गईं और कॉलेज के पुराने दिन याद करते हुए लंबी बातचीत की। जब वे दोनों अपने अपने घर पहुंची तो परिवार वाले बहुत चिंतित थे, क्योंकि बातचीत के दौरान उन्होंने किसी की भी कॉल नहीं उठाई थी, बल्कि उन दोनों ने अपने अपने फ़ोन साइलेंट पर कर दिए थे। अब तो अक्सर फरीहा और समरीन की बातचीत होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें बताया करती थीं। बरसों पुरानी सहेलियों का फिर से मिल जाना ऐसा था जैसे किसी बूढ़े को फिर से जवानी की खुशखबरी मिल जाए। एक दिन फरीहा ने समरीन को बताया कि अनाया भारत आ रही है। वो यहाँ से एमफिल करना चाहती है। वो हॉस्टल में रहने वाली थी, जिस पर समरीन ने जोर दिया कि अनाया उसके घर आ सकती है।
मगर फरीहा ने उसकी बात टाल दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनाया समरीन पर किसी भी तरह का बोझ बने। अनाया हॉस्टल में रहने लगी। समरीन कभी कभी उससे मिलने आ जाया करती थी और अक्सर जब भी घर में कुछ अच्छा बनता तो वो अनाया के लिए भिजवा देती थी, कभी ड्राइवर के हाथ तो कभी शर्जील खुद दे आता था। शर्जील को देखकर अनाया की सभी सहेलियां उसे चिढ़ाया करती थीं और शरारत से कहती, देखना यही तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा, क्योंकि हमने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए चाहत के भाव देखे हैं। मगर अनाया हंसते हुए उनकी बात को टाल देती और कहती कि वो शर्जील को ज़्यादा जानती तक नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाला वक्त उसकी इस बात को पूरी तरह झुठला देगा। अनाया के हॉस्टल में आग लग गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इन दिनों सरकार के खिलाफ दूसरी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन कर दिया था। शहर भर में हड़ताल थी। हॉस्टल की लड़कियां भी हॉस्टल में बंद थीं। जब प्रदर्शन कर रहे समूह में से एक पक्ष ने गर्ल्स हॉस्टल में, तो लड़कियां आग के डर से बाहर निकल आई थीं। तभी वहां काफ़ी हंगामा हुआ। खुशकिस्मती से अनाया इस हंगामे में सुरक्षित बची, मगर इतना डर गई थी कि तुरंत वापस जाने की जिद करने लगी। मगर उन दिनों फ्लैट्स भी बंद थीं। समरीन को इन सब हंगामों की खबर मिली तो वो शर्जील को लेकर तुरंत अनाया को लेने पहुंच चुकी थी। रास्ते में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनाया को गाड़ी में बैठाकर वो लोग वापस आ रहे थे जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बहुत सारे लोगों की तरह इन सबको भी गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया, जबकि ये लोग चिल्लाते हुए अपना कसूर पूछते रह गए। अनाया एकदम पागल की हालत में हो गई थी। हॉस्टल में हुए हंगामे का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ चुका था। असल में पास ही एक गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा था। मोटरवे का रास्ता बंद होने की वजह से इन लोगों ने शॉर्टकट लिया था ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सकें, क्योंकि शहर के हंगामे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। जब ये लोग गलती से उस व्यापार के अड्डे में फंस गए। कुछ लड़कियां तो खुद ही ये गलत काम करती थीं। अनाया को भी ऐसी ही लड़की समझ लिया गया। बिना उसका मेडिकल कराए उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया और साथ ही शर्जील और समरीन को भी बंद कर दिया गया। स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पुलिस लड़के लड़कियों का आपस में निकाह करवाकर उन्हें जाने दे रही थी। तभी समरीन को मजबूरी में शर्जील और अनाया का निकाह करवाना पड़ा ताकि इस मुसीबत से निकला जा सके। निकाह करवाने के लिए 1 महीने बाद पुलिस इन लोगों को छोड़ रही थी। 1 महीने तक अगर उनमें तलाक नहीं होती तो फिर केस रफा दफा कर दिया जाता, लेकिन अगर 1 महीने में इन जोड़ों में से किसी की भी तलाक हो जाती तो उन्हें दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया जाता और कानूनी कार्रवाई की जाती। समरीन फिलहाल तो इस मुसीबत से निकलना चाहती थी, इसलिए अनाया और शर्जील का निकाह करवाकर उन्हें घर ले आई। अनाया अभी तक गुमसुम थी, जबकि शर्जील भी बहुत चुप हो गया था। उसने अभी तक अनाया को नज़र भरकर देखा भी नहीं था, मगर जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो उसे देखता ही रह गया। एक ही पल में उसकी मोहब्बत में कैद हो गया। उसे अनाया से मोहब्बत हो गई थी। वो अनाया के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता था और 1 महीने के बाद तो क्या, कभी भी उसे तलाक देना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अनाया से शादी करके बाकायदा एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुरुआत करे, मगर इसके लिए उसे अनाया से बात करनी थी। कई बार उसने अनाया से बात करने की कोशिश की, मगर अनाया ने उसे कोई मौका न दिया। अनाया के होश अब पूरी तरह वापस आ चुके थे और वो अपने और शर्जील के बीच मौजूद रिश्ते की प्रकृति को भी समझ रही थी, मगर उससे बात करने से कतरा रही थी। शर्जील की मस्कुलर बॉडी देखकर उसे डर लगता था। बहरहाल इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। समरीन ने यह निकाह सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में करवाया था। वो किसी भी हाल में अनाया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। समरीन ने सारी जिंदगी फरीहा से नफरत में गुजार दी। कहीं ना कहीं अब भी उसके दिल में उसके लिए बैर मौजूद था, क्योंकि वो अब भी उससे बेहतर हालत में ज़िंदगी गुजार रही थी। समरीन की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पति का देहांत हो चुका था, मगर मरने से पहले उसने भारी संपत्ति समरीन और शर्जील के लिए छोड़ दी थी। समरीन ने भी ऐशो आराम में ज़िंदगी बिताई थी, मगर इसके बावजूद भी वो फरीहा से अपनी जलन को किसी भी तौर कम नहीं कर पाई थी। वो नहीं चाहती थी कि फरीहा की बेटी को ब्याहकर वो हमेशा उसी जलन का शिकार बनी रहे। उसे अनाया से एक अजीब सी चिढ़ थी, क्योंकि वो खूबसूरती में हूबहू अपनी माँ के जैसी थी। उसके सामने समरीन को अपनी रंगत और भी काली नजर आती थी। बस
लिहाज में उसने अनाया को अपने घर रखा हुआ था और अच्छे से उसका ख्याल भी रखती थी। समरीन की अक्सर सहेलियां नाइट टुगेदर किया करती थीं, जहां पर मस्तियां होती, ड्रिंक होती। ये महफिलें मर्दों और औरतों की होती थीं, जहां पर गलत गलत कपड़े पहनकर नाच गाना किया जाता था। शर्जील को कभी भी अपनी माँ की इन गतिविधियों के बारे में पता नहीं चल पाया था। अब अनाया और शर्जील को घर में अकेला छोड़ने की वजह से वो इन गेट टुगेदर्स को अटेंड नहीं कर पा रही थी, जबकि ये उसकी आदत बन चुकी थी, जिन्हें वो किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार इस बात का गिल्ट समरीन को एक दिन भी नहीं गया। जब उसने अपनी दराज में पड़ी हुई स्लीपिंग पिल्स देखी तो उसे ख्याल आया। अनाया को चाय में स्लीपिंग पिल्स डालकर देने के बाद उसने उसके कमरे का दरवाजा भी अच्छे से बंद कर दिया था। उसे लगा कि चाय पीने के बाद अनाया गहरी नींद सो जाएगी, लेकिन वो नशा उसे सुलाने की बजाय उसके दिमाग को बहकाने का कारण बन गया था और वो सब कुछ हो गया जिसका डर समरीन को था। मगर समरीन को अभी तक इस बात की खबर नहीं हुई थी, जबकि अनाया गंभीरता से शर्जील के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि शर्जील ने उसका बेहोशी में जो फ़ायदा उठाया था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सुबह से ही वो शर्जील के सामने नहीं आई थी, उससे बचने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन शर्जील तो अब उसका दीवाना हो चुका था। उससे बात करने का, उसके करीब जाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी प्यासी निगाहें प्यासी ही रह जाती। 1 महीना पूरा होने में लगभग 6 दिन बाकी थे। ठीक 8 दिन बाद वो शर्जील से तलाक ले लेगी और वापस अपनी माँ के पास चली जाएगी। अब उसे भारत में नहीं रहना था, ना ही कोई एमफिल करना था। वो यहाँ के हालात से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। भले ही वो शर्जील को ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर जिस तरह शर्जील ने कभी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, उसे लगा था कि शर्जील एक अच्छा इंसान है और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। मगर उसकी अनजानगी में जब से शर्जील ने उसका फ़ायदा उठाया था, उसे शर्जील से अजीब सी चिढ़ हो गई थी। वो घर आई तो शर्जील छत से नीचे आ रहा था। अनाया को देखकर एकदम ठहर गया। उसकी आंखों में नरम गरम से जज्बात पनप उठे और अनाया को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। मगर अनाया ने उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी आंखों के भाव बिल्कुल भी शर्जील से छुपे हुए नहीं थे, मगर वो उसके गुस्से की वजह जान नहीं पा रहा था। शर्जील घर के पीछे के गार्डन में चला गया और शाम तक वहीं बैठा रहा। अनाया अपने कमरे से निकली तो शर्जील को घर में न पाकर सुकून का सांस लिया। समरीन से मिली और अपनी किताबें उठाकर छत पर चली आई। मौसम बेहद सुहाना हो रहा था। बादल छाए हुए थे और किसी भी वक्त तो बारिश हो सकती थी। हालांकि ये मौसम बारिश में भीगने का नहीं था, मगर जलते हुए दिल को सुकून पहुंचाने के लिए अनाया उस वक्त कुछ भी कर सकती थी। वो किताबें खोलकर बैठी हुई थी, लेकिन पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार रात के आधे अधूरे मंजर उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसे बेचैन कर रहे थे। उसका दिल शर्जील की कुर्बत पाने के लिए मचल रहा था, मगर उसी के साथ उसे शर्जील पर बेहद गुस्सा भी आ रहा था, जिसने उसका फ़ायदा उठाया था। ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। आसमान से कुछ बूंदें गिरी तो वो किताबें बंद करके छत से नीचे आ गई। किताबें वापस रखकर वो दोबारा छत पर गई थी। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और वो उसमें भीगने लगी। कपड़े शरीर से चिपक चुके थे, मगर छत पर उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने परवाह नहीं की। मगर पिछले आंगन में खड़ा शर्जील उसे देख चुका था और उससे बात करने का इरादा लेकर घर में आ गया। समरीन किचन में थी, वो सीधा छत पर चला गया। छत पर आकर जब उसने सामने का नज़ारा देखा तो एकदम साकित हो गया। अनाया गोल गोल घूमते हुए बारिश में भीग रही थी। लंबे बाल भीग कर उसकी पीठ पर और कुछ चेहरे से चिपके हुए थे। कपड़े भीग कर शरीर से चिपके हुए थे, जो उसके शरीर के सारे नक्शों को साफ दिखा रहे थे। वो चलती फिरती कयामत लग रही थी। शर्जील खुद पर काबू न रख सका और उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके बालों को छू लिया। अनाया एकदम करंट खाकर पीछे पलटी और अपने पीछे खड़े शर्जील को देखकर एकदम साकित हो गई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बीच में जायज रिश्ता था दोनों के। शर्जील को भी अनाया पर अपने हक का पूरा एहसास था। उसने बिना किसी झिझक के अनाया की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया। बारिश लगातार दोनों को भिगो रही थी। पानी बहता हुआ अनाया के चेहरे को पूरी तरह भिगो चुका था। अनाया की बारिश में भीगी हुई अधखुली आंखें बेहद हसीन लग रही थीं।
शर्जील ने आगे बढ़ते हुए बारी बारी उसकी दोनों आंखों को छू लिया, फिर अपने होंठ उसकी छोटी सी नाक पर रख दिए। अब वो उसके गाल और ठोड़ी को चूम रहा था। अनाया किसी ट्रांस की हालत में थी। उसने आंखें बंद कर ली थी और शर्जील की शर्ट को दोनों मुट्ठियों में पकड़ लिया। धीरे धीरे शर्जील की शर्ट पर उसके हाथों की पकड़ मजबूत हो रही थी। शर्जील के ऊपर जो अनाया को गुस्सा था वो एक पल में हवा हो गया था। शर्जील की संगत उसे मदहोश करने लगी थी। अनाया ने अपने दायां पांव उठाकर शर्जील के पैर पर रखा, फिर बायां पांव भी उसी पर रख दिया। उसकी इस हरकत पर शर्जील मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से उसके गाल में पड़ने वाला डिंपल दिखाई दिया। अनाया को उसका डिंपल बहुत खूबसूरत लगा। उसने अपने होंठ शर्जील के डिंपल पर रख दिए। शर्जील ने आंखें मूंद लीं। ये लम्हा दोनों के लिए बहुत सुकून भरा था। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। वे दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में खोते जा रहे थे और एक दूसरे के वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ रहे थे। कभी अनाया शर्जील के गाल, माथे या आंखों को छू लेती तो कभी शर्जील अनाया के चेहरे पर अपना स्पर्श छोड़ देता। अचानक वो अनाया की गर्दन पर झुका और उसकी शर्ट की जिप खोलते हुए उसके कंधे से जरा सी शर्ट नीचे कर दी और वहां अपने होंठ रख दिए। वहां का लाल निशान काफी गहरा था। उसने अपना हाथ उस निशान पर रखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। अनाया ने शर्जील के सीने पर अपना सर रख दिया था। वो अब भी उसके पैरों पर खड़ी हुई थी। शर्जील ने भी अपना घेरा अनाया के इर्द गिर्द मजबूत कर दिया। आपने रात को मेरे साथ क्या किया था, बताइए जरा। हल्की नाराजगी लिए अनाया ने शर्जील के कान में सरगोशी की। जो कुछ किया था तुमने खुद ही किया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो हल्के से हंसते हुए उसके लबों को अपने लबों से टच कर गया। क्या मतलब? उसने आंखें बड़ी करते हुए शर्जील को देखा। मतलब तुम रात नशे में पूरी तरह से चूर थीं, खुद ही मेरे कमरे में आई थीं और खुद ही अपना आप मेरे हवाले कर दिया था। अब मैं कोई इतना बड़ा पीर बाबा तो हूँ नहीं कि मेरी खूबसूरत सी बीवी खुद मेरे करीब चलकर आए और मैं उसे उसका हक देने से मना कर दूँ। बस जब तुमने मुझे अपने नरम होठों से छुआ तो मैं भी बह गया था और फिर सब कुछ होता चला गया। वो आंखों में ढेर सारी चाहत और शरारत समेटे उसकी आंखों में देख रहा था और शर्म के मारे अनाया का चेहरा लाल हुआ था। आप बहुत गंदे हैं, आप मुझे होश भी तो दिला सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपने मेरा फ़ायदा उठाया। शर्जील ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। फ़ायदा नहीं था, वो मोहब्बत थी। पति पत्नी हैं हम दोनों, एक दूसरे पर हक है हमारा। ये मिलन के पल तो बहुत पहले हमारी ज़िंदगी में आ जाने चाहिए थे, लेकिन मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अब जो कुछ भी हो चुका है वो बहुत ही खूबसूरत एहसास है। रात को हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गईं। वैसे एक बात कहूँ अनाया, तुम बहुत खूबसूरत हो, नरम मुलायम मक्खन के जैसी, और तुम्हारे सीने पर एक काला तिल जिसे बार बार छूने को मन कर रहा था। उसने अनाया के सीने पर हाथ रखते हुए कहा था और हल्के से दबा भी दिया था। अनाया की एक सिसकी निकली थी। वो शर्म के मारे शर्जील के सीने से लिपट गई। बहुत बेशर्म हैं आप, कहते हुए वो अपने हाथों के छोटे छोटे मुक्के शर्जील के सीने पर मारने लगी। इतना तो उसे भी पता था कि रात चाय पीने के बाद उसे पता नहीं क्या हो गया था। शर्जील जरूर सच कह रहा था। शर्जील ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया। सुनो अनाया, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कब, कैसे और क्यों, मगर तुम्हारे इश्क में पूरी तरह डूब चुका हूँ। धीरे से कहते हुए शर्जील अनाया के कानों में मोहब्बत का जादू फूंक रहा था। शर्जील के अल्फाज सुनते ही अनाया भी सम्मोहित हो गई थी। अगर उसके बस में होता तो अपनी पूरी ज़िंदगी शर्जील के साथ गुजार देती, मगर अचानक उसके दिमाग में समरीन के शब्द गूंजने लगे। उसने साफ अनाया को वार्न कर दिया था, कभी भी शर्जील के करीब आने की कोशिश मत करना। ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी के तहत बांधा गया है। 1 महीना होते ही तुम दोनों अलग कर दिए जाओगे और मैं नहीं चाहती तुम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता बने। दर्द की एक तेज लहर अनाया के वजूद में उतर गई। वो शर्जील से उसकी माँ की शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एक गहरा सांस लेते हुए वो शर्जील से एक झटके से दूर हुई थी और अपने शब्दों में ज़बरदस्ती की नफरत के भाव लाते हुए बोली, मगर मुझे आपके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी का एक पल भी क्यों गुजारूं जो दूसरों की नासमझी और लाचारी का फ़ायदा उठाए। कुछ भी कहो, रात में आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, वो गलत था। मैं नशे में थी और आपने मेरा फ़ायदा उठाया। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अनाया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शर्जील उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था,
लेकिन ये वक्त तो गुस्सा करने का नहीं बल्कि सफाई देने का था। अनाया की आंखों में जो ठंडापन था वो शर्जील पहले भी देख चुका था और उसी की वजह जानने वो इस वक्त अनाया के पीछे छत पर आया था, मगर उसके जादू में खो गया था। अनाया अब फिर से वही बात कर रही थी। इतना तो वो समझ गया था कि अनाया भी उससे मोहब्बत करती है, मगर शायद उसे शर्जील से कोई शिकवा था जो वो करना चाहती थी मगर कर नहीं पा रही थी। उसे अनाया की बात बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही थी। वो इस बात की पुष्टि चाहता था, इसलिए सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। जब अनाया की आंखों में आंसू आ गए, उसने अपने आंसू पीछे धकेलते हुए कहा, मैं आपको पसंद करने लगी थी। मुझे लगा था आप बहुत अच्छे इंसान हैं कि हमारे बीच मौजूद रिश्ते का फ़ायदा उठाने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। मुझे आपकी आंखों में जो पसंद दिखती थी असल में वो पसंद नहीं थी, वो आपकी हवस थी। आपने कल रात मेरी नासमझी का फ़ायदा उठाया और बिना मेरी मर्जी की परवाह किए आपने मुझसे रिश्ता बना लिया। अनाया रोते हुए बोली, जबकि उसके इस इल्ज़ाम पर शर्जील हक्का बक्का रह गया। पल में तोला पल में माशा। अभी तो वो उसके साथ कितनी नरमी और मोहब्बत से पेश आ रही थी और अब एकदम से गुस्सा हो गई थी। शर्जील को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों। मैंने तुम्हारी नासमझी का फ़ायदा उठाया? सीरियसली अनाया, ये तुम कह रही हो, जबकि अभी मैं तुम्हें सारा सच बता चुका हूँ। गलती मेरी नहीं थी बल्कि तुम खुद ही। शर्जील तो जैसे शौक की हालत में था। उसने अनाया का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। जब अनाया ने एक बार झटके से अपना बाजू छुड़ाया और उसे शिकायती नज़रों से देखते हुए नीचे की ओर भाग गई, जबकि शर्जील तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अनाया का इल्ज़ाम सुनकर उसे गहरा सदमा लगा था। अनाया को आकर अपने कमरे में बंद होते समरीन ने देख लिया था, मगर जब कुछ देर बाद शर्जील भी छत से नीचे आया तो उसे जैसे आग लग गई। उसने फ़ौरन शर्जील को अपने पास बुला लिया और गुस्से में कहने लगी, ये अनाया छत पर क्या कर रही थी? मुझे अनाया बहू के रूप में हरगिज़ भी कबूल नहीं है। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में जोड़ा गया था, अब बस कुछ ही दिन की मजबूरी रह गई है। मैं ये रिश्ता ख़त्म करवा दूंगी और तुम्हारे लिए अपनी पसंद से बहू लेकर आऊँगी, या फिर तुम खुद ही अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लेना, मगर अनाया हरगिज़ भी तुम्हारी जीवन साथी नहीं बनेगी। समरीन ने दो टूक लहजे में शर्जील से कहा था और शर्जील हैरान हो गया। क्यों मम्मा, अनाया में क्या बुराई है? वो बहुत अच्छी लड़की है और निकाह कोई मजाक नहीं होता। मैं खुद अनाया से बात करूंगा और उसे इस शादी के लिए मना लूँगा। शर्जील की बात सुनकर समरीन को और भी गुस्सा आ गया। हरगिज़ नहीं, जिस औरत से मैंने सारी ज़िंदगी नफरत की है, अनाया उसी की बेटी है जो मुझे बहू के रूप में बिल्कुल भी कबूल नहीं। तुम भले कुछ भी कर लो, मगर मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो तुम्हारी बीवी बने। समरीन के लहजे में नफरतें बोल रही थीं और गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया था। क्यों मम्मा, आखिर आप उसकी मम्मा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? और वो तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने बेटे की खुशी के लिए अनाया को अपनी बहू नहीं बना सकती? शर्जील भी गुस्से में समरीन से सवाल जवाब करने लगा, जिस पर समरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी, मुझे लगता है कि उसने एक ही रात में तुम्हें अपने काबू में कर लिया। हालांकि मैं उसे नशे की गोलियां देकर सुला कर गई थी, मगर लगता है उसने चाय पी नहीं होगी, तुम्हारे कमरे में जाकर रंगरलियां मनाई होंगी और अब तुम पूरी तरह उसके काबू में आ चुके हो। समरीन गुस्से में अपना राज खुद ही खोल गई थी, जबकि शर्जील उसकी बात सुनकर सदमे में गूंगा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ ने उसके साथ ये सब किया है। अनाया को उससे दूर रखने के लिए उसे नशे की गोलियां तक दे डाली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मम्मा आपकी सोच इतनी नीचे गिर सकती है। मैं सिर्फ अनाया से ही शादी करूंगा और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर आपने मेरी अनाया से शादी कराने के लिए हामी नहीं भरी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने आज तक आपकी किसी भी गतिविधि में आपको टोका नहीं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी थी और उसे कैसे जीना है ये आपका हक था, आपका फ़ैसला था। मगर मैं आपको ये हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। शर्जील ने समरीन को न सिर्फ अपना फ़ैसला सुना दिया था, बल्कि साथ ही ये भी जता दिया कि वो उनकी किसी भी गतिविधि से बेखबर नहीं है। समरीन तो ये सुनकर बिल्कुल साकित रह गई थी। अब तो उसे अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए
कोशिशें करनी थीं और उसकी सबसे अहम कड़ी अनाया ही थी। वो जल्दी से अनाया के कमरे की ओर बढ़ी, जबकि समरीन को अनाया के कमरे की ओर जाते देखकर शर्जील भी तुरंत समरीन के पीछे पीछे अनाया के कमरे में गया था ताकि समरीन को रोक सके, कहीं वो अनाया को कुछ सख्त सुनाने न लगे। अगर ऐसा हो जाता तो अनाया हरगिज भी उसके साथ अपना रिश्ता बरकरार न रखती। इतना तो वो जान ही चुका था कि अनाया ने समरीन की दी हुई नशे की हालत में ही बहकर उसके साथ ये रिश्ता बनाया था और अब उसे कुछ भी याद नहीं था। इससे पहले कि वो अनाया के कमरे में दाखिल होता, अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर वहीं ठहर गया। समरीन रो रही थी और अनाया से माफ़ी भी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हर रोज़ रात को स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ, वही मैंने चाय में मिलाई थी और फिर वही चाय तुम्हें दे दी, जिसकी वजह से तुम बहकर शर्जील के करीब चली गई और तुम दोनों ने अपना रिश्ता मुकम्मल कर लिया। मगर अब शर्जील को गलतफहमी हो गई है। उसे लग रहा है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाया था ताकि तुम उसके करीब ना जा सको, और तुम्हें लग रहा है कि शर्जील ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, मगर तुम दोनों ही बेगुनाह हो। गलती सारी मेरी है। समरीन रोते हुए माफ़ी मांग रही थी, जबकि अनाया हैरानो परेशान वहीं खड़ी थी। उसे तो पूरे मामले की समझ ही नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि समरीन सब कुछ जानती थी, वो बेखबर नहीं थी। और अब वो तो ये भी जान चुकी थी कि शर्जील और अनाया के बीच रिश्ता बन चुका है। वो शर्मिंदगी से सिर झुका गई। उसे याद आने लगा कि उसने शर्जील को न जाने क्या क्या सुना डाला था। समरीन ने न सिर्फ खुद को मासूम साबित कर लिया था, बल्कि शर्जील और अनाया दोनों की पोजीशन भी साफ कर दी थी। कोई बात नहीं आंटी, मैं भी शर्जील से मोहब्बत करने लगी हूँ और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं मम्मा से बात कर लूँगी, आप उनसे बाकी बातें तय कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि एक जायज़ रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे ताल्लुक़ के बारे में किसी को कुछ कहने का मौका मिले। अनाया ने खूबसूरती से बात को संभाल लिया था। समरीन ने उसे प्यार करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अनाया बाकी समझदार थी और उसकी बहू बनने के काबिल थी। फरीहा ने उसकी बेहतरीन परवरिश की थी। समरीन ने आज पहली बार दिल से फरीहा की किसी अच्छाई को सराहा था। समरीन कमरे से बाहर निकली तो शर्जील को चौखट पर खड़ा देखकर मुस्कुरा दी और साथ ही हंसते हुए कान पकड़ते हुए सॉरी कहा, जिस पर शर्जील ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया। समरीन वहाँ से चली गई तो शर्जील अनाया के कमरे में दस्तक देकर दाखिल हुआ। अनाया ने शर्मिंदगी भरी नज़र से शर्जील की ओर देखा। उसने अभी कुछ कहने के लिए ओंठ खोले ही थे कि शर्जील ने उसे टोकते हुए कहा, अनाया, तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत अच्छी लगती है, ये शर्मिंदगी नहीं। जो हुआ उसमें हम दोनों का ही कोई कसूर नहीं। शायद कुदरत ने हमें इसी तरह मिलाना था। शर्जील की बात सुनकर अनाया मुस्कुरा दी। कुदरत ने उसे एक बेहतरीन हमसफ़र दिया था। शर्जील ने आगे बढ़ते हुए अनाया के माथे पर अपने होंठ रख दिए और उसे अपनी आगोश में समेट लिया। अनाया खुद उसमें सिमट सी गई। मेरी ज़िंदगी को हमेशा ऐसे ही रंगों से भरती रहना अनाया। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू। शर्जील के लफ्ज़ों ने अनाया को और भी मुकम्मल कर दिया था। उसने भी अपनी नाजुक बाहों का घेरा शर्जील के इर्द गिर्द बना लिया। दोनों ही सुकून से मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।